Hello everyone, welcome back to Offender Academy. First of all, I would like to extend my apologies for not uploading the videos since Diwali. Actually, I was busy in some work and that is why I could not upload the videos. But from today, we are going to upload the videos. We are going to complete this course. तो लेक्चर 55 हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हमने स्टार्ट किया था, आपको पता ही है कि लास्ट 2 से 3 लेक्चर जो है उसमें हम पॉलिटिकल जो हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड की देख चुके हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का जो हमारा कोर्स है इसमें अब तक हम काफ़ी कुछ जो है कवर कर चुके हैं। टॉपिक 8 टॉपिक हमने डिटेल में कवर किए, 9 टॉपिक अब अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद फिर हम मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे। पूरा जो कोर्स है हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप टेंशन। एंड थैंक यू फॉर कीपिंग फेथ इन मी। एंड आपके मैसेज काफ़ी आ रहे थे कि सर कोर्स जो है वो रिज्यूम कीजिए, सर कोर्स कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ वाई आई एम नाउ गोइंग टू रिज्यूम द कोर्स। ओके, सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट एंड टू कंटिन्यू द वीडियो एंड रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। थोड़ा एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है इस जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाला जो टॉपिक है, 9 टॉपिक इसमें। तो सबसे पहले तो थोड़ी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो थोड़ा आज आ सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है ना काफ़ी शोर इस वक्त पे होता है हमारे मतलब एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकता है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हमने क्या क्या डिस्कस किया था इसमें। हमने सबसे पहले तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है इसको डिफाइन किया था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड होता क्या है। कि आपका जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पीरियड था, जो 200 से 300 साल का, या फिर आप बोल सकते हो कि अराउंड 500 ईयर्स का जो पीरियड था, ठीक है, 200 BC से लेकर 300 सी तक, इसको बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अभी हुआ ये था कि 300 सी में, ठीक है, 300 सी में आपका जो गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो गुप्ता एम्पायर इस्टेब्लिश होने तक जो आपका पूरा इंडिया जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे एक तरीके से केओस जो है वो आ चुका था। मतलब आपको अलग अलग स्मॉलर किंगडम देखने को मिलेंगे, है ना, फॉरेन इन्वेजन काफ़ी हुआ है। तो इसी टाइम पीरियड को जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, और थोड़ा बहुत डार्क फेज ऑफ हिस्ट्री भी इसे कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज था। तो देखते हैं अभी हम हमने लास्ट लेक्चर में जो 2-3 हमने लेक्चर डिस्कस किए, इसमें हमने जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कॉन्टैक्ट था, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेजन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरीके से थी नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, वो हमने कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि इंडो ग्रीक्स को हमने देखा, ये इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है, उसके बाद शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशानाज आए, ठीक है। इसमें जो कनिष्क नाम से जो राजा था उसका क्या रोल है, फिर शाका एरा कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हमने देखा था। वेस्टर्न सत्रप्स हमने इनके बारे में डिस्कस किया कि जो शाकाज थे, इनकी जो 2 ब्रांचेस इंडिया में जो रह जाती है उनको वेस्टर्न सत्रप्स कहा जाता है। कर्दमा का रुद्रदमन, ये जो डायनेस्टीज वगैरह थी, ठीक है, रुद्रदमन जो राजा था जिसने आपके सुदर्शन लेक को जो है वो रिपेयर किया था। तो काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो अभी हमारा जो मेन जो फोकस होगा वो होगा आज का लेक्चर का होगा ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, कि अर्बन सेंटर्स किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। मैंने कहा ना कि भले ही पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे थोड़ा मतलब कुछ स्टूडेंट जो डार्क बोलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा देखो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अर्बन सेंटर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ को आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करने वाले। कॉइनेज वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो शायद हमने कॉइनेज डिस्कस किया था, अगर नहीं किया होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे जो लेक्चर्स आएंगे आगे उसमें हम रिलीजियस डेवलपमेंट को देखेंगे, किस तरीके से महायाना स्कूल्स ऑफ जो बुद्धिज़्म है वो डेवलप होता है, और बाकी जो बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफीज है वो किस तरीके से महायाना के द्वारा एक तरीके से सुपरसीड की जाती है, तो उसको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर सोशल कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो सोशल रिजिडिटी जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी इस टाइम पे, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर तो हम सेपरेट सीरीज लाने वाले, तो इसका तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर लॉन्ग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ जो रिकैप ले लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चेंजेस क्या क्या आए थे। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जो है, सॉरी, जो मॉडर्न जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, आपको पता है। इसके बाद क्या हुआ, जो छोटे छोटे किंगडम्स बने, चिपडम्स बने, स्मॉलर किंगडम बने और चिपडम। चिपडम्स क्या होता है कि देखो, जब आपको पता है कि महाजनपद जो थे ना, मगधन एम्पायर जो है सबसे बड़ा पहला एम्पायर, मतलब हिस्टोरिक एम्पायर आप बोल सकते हो, ठीक है। लार्जेस्ट या फिर फर्स्ट हिस्टोरिक जो एम्पायर था वो था मगधन एम्पायर। तो मगधन एम्पायर जो है वो क्या था, तो मगध एक 16 जो महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद था। तो रिपब्लिकन्स हम उन्हें बोलते थे, किंगडम्स तो बाद में, मोनार्कियल सिस्टम बाद में। फर्स्ट मोनार्कियल जो किंगडम था या फिर फर्स्ट मोनार्कियल जो एक तरह सेटअप था वो था आपका महाजनपद, सॉरी मगध। तो जो चिपडम्स थे ना, ये रिपब्लिकन्स के जैसे ही हुआ करते थे, ये थोड़ी ट्राइबल इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये अपना लीडर को चुनते थे,
ठीक है। ये हेरिडिटरी सक्सेशन यहाँ पे नहीं होता था। तो चिपडम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कभी, मतलब लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया होगा हमारे सीरीज में, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, या फिर हम कभी इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। तो स्मॉलर किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ा एम्पायर जो था आपका जो मगधन एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर, वास्ट एम्पायर था, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर कर रहा था। लेकिन वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने के बाद छोटे छोटे किंगडम बने, ठीक है। वो हम देखेंगे, हम देख चुके हैं लास्ट 2 से 3 लेक्चर में, और आगे आज थोड़ा ब्रीफ में मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा जो टाइम पीरियड हमारा गुजर चुका है। तो इसलिए हम उसको थोड़ा ब्रीफ में एक बार रिकैप कर लेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, हमने डिस्कस किया है, ये फ्रैगमेंटेशन हुआ था, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से काफ़ी इन्वेजन हुआ है, ठीक है। ये हमेशा से ये जो नॉर्थ वेस्ट है वो हमारा एंट्री पॉइंट रहा है फॉरेनर्स के लिए और इन्वेडर्स के लिए, या फिर जितने भी मतलब जो भी इंडिया में आए वो नॉर्थ वेस्ट से आए ज़्यादातर, एक्सेप्ट यूरोपियंस, वो फिर सी रूट से आए थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे, ये हम कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो जो टाइटल था जो राजाओं का, वो चेंज हो चुका था, उनका जो रोल था वो चेंज हो चुका था। जैसे कि हमने देखा था कि अशोका के बारे में उसको प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रियदर्शी मतलब बिलोड ऑफ गॉड, जो भगवान का प्रिय है, ठीक है, इसलिए लोगों को इसका सुनना चाहिए। लेकिन स्टेटस क्या चेंज हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जो किंग थे उन्होंने खुद को देवपुत्र कहना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुशाना जो राजा थे, इन्होंने खुद को देवपुत्र कहा, है ना। तो अशोका बिलोड ऑफ गॉड कहता था खुद को। लेकिन जो बाद में जो राजा है, उन्होंने खुद को डिवाइन ओरिजिन से मतलब एक तरीके से जोड़ लिया कि हम भगवान के सीधे सीधे पुत्र है, तो हमारी जो ऑर्डर है वो एकदम बिल्कुल मतलब माननीय है। और यही कंसेप्ट कंसेप्ट आपको मिडिवल टाइम पीरियड में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि बलबन जो है, जिसने जिले इलाही कहा था खुद को, ठीक है ना, मतलब कि खुदा का छाया है। इस तरीके से आपको ये जो नोशंस ऑफ किंगशिप जो है वो चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से जो नोशंस ऑफ किंगशिप है वो चेंज हुए टाइम टू टाइम। तो ये आपको एक तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। वैसे भी हम डिस्कस करते ही रहते हैं जब भी मतलब किसी भी राजा के बारे में। हमारे नोट जो है ना, उसमें हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो हमारे पेड नोट्स है वो आप खरीद सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना हुआ है, और हमारे जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें भी आपको वो देखने को मिलेगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो पेड नोट्स है वो आप देख सकते हो, वो आप खरीद सकते हो, वो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये डिटेल में डिस्कस करते हैं हर जब हम राजा के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर हर जब हम टॉपिक के बारे में, या फिर हम जब नया कुछ पढ़ रहे हैं किंगडम के बारे में, तो हम वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नोशंस ऑफ किंगशिप क्या थी। तो वो वहाँ से जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे डिस्कस करना इतना मतलब फिजिबल नहीं है, वो टाइम हमें परमिट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, डेक्कन और नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेडर किस तरीके से, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, हमारा जो मैप था वो क्या था, किस तरह से चेंजेस आए। तो सेकंड आपको पता है कि सेकंड सेंचुरी, एक मिनट मुझे थोड़ा ये लेटर चेंज, हाँ ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका जो मौर्यन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था 200 BC में, ठीक है। तो 200 BC में आपका मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन है, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, मतलब ग्रीक्स। ये ग्रीक्स कौन थे, तो ये ग्रीक्स वो थे जो इंडिया में आए। इन्होंने सबसे पहले आपके गोल्ड कॉइन जो इशू किए, और अलग अलग तरीके से जो है इनके टाइटल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इनके गोल्ड कॉइन्स अगर आप देखो तो एक तरीके से जो है जो राजा वगैरह जो हुआ करते थे उनकी पिक्चर्स जो है वो सबसे पहले इन्होंने लाई थी कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से कंसेप्ट जो इन्होंने हमारे इंडिया में लाए थे, और इंडो ग्रीक्स कौन थे, कहाँ से आए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे। अगर आपको सीक्वेंस भी अगर पूछा जाए, क्योंकि पूछा जाता है फिल्म्स में जो है ना, सीक्वेंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर जो है उनका सीक्वेंस बताइए क्या है। तो क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडो ग्रीक सबसे पहले आए थे, फिर उनके बाद आए शाकाज, ठीक है। शाकास कौन थे, कहाँ से आए थे, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। फिर उसके बाद पार्थियंस आए, और जो शाकास थे ना, इनकी बाद में ये वेस्टर्न क्षत्रप वगैरह जो ब्रांच है ना, ये इनकी हुआ करती, मतलब इनके कुछ गवर्नर्स थे, इन्होंने अपॉइंट किए थे। इनका एक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, ये गवर्नर्स के थ्रू रूल करते थे, जिन्हें क्षत्रप्स कहा जाता था। तो शाकास का जब मतलब जो उनका जो जो मेजर जो रूलर्स थे, वो जब उनकी डेथ हो गई, और जो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ शाका एम्पायर का, उसके बाद वेस्टर्न क्षत्रप जो है इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और एक लीगेसी को कंटिन्यू किया था इंडिया में शाकास के, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो रुद्रदमन वगैरह वो देखने को मिलेगा, ठीक है। रुद्रदमन वेस्टर्न क्षत्रप के ब्रांच में से ही एक रूलर था, ठीक है। फिर उसके बाद पार्थियंस आए, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं थे, ये पर्शिया में इनका काफ़ी बड़ा एम्पायर था, ठीक है। और कुशानाज जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कुशानाज में सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्क नाम से राजा था, जिसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया था आपके जम्मू कश्मीर वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप अगर मैप देख सकते हो, देखो
ये इंडिया का जो है ना थोड़ा मैप आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इस वाले एरिया में पूरी पामीर नॉट है, यहाँ पे आपका पूरा ये हिमालय है, ठीक है, तो यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता। फिर जगह जो है बस्ती कहाँ से है, तो जगह बस्ती है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, यहाँ से। तो ये जो रीजन है ना यहाँ से काफ़ी इन्वेज हुआ है, और पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया यहाँ पे एक पास है, ठीक है, खैबर पास है शायद यहाँ पे, बोलान यहाँ पे खैबर, और एक यहाँ पे पास है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो दो पासेस से इन्वेजन ज़्यादातर हुआ है, ठीक है, एंट्री पॉइंट इन्हें कहा जाता है, प्रवेश द्वार। और यहाँ पे 8th सेंचुरी में जब अरब से यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे हमारे जो हिंदू राजा थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देखेंगे हम आगे जब आएंगे तो, नाम मुझे उनका अभी याद नहीं है, उन्हें द्वारपाल कहा जाता था। सबसे पहले जो अरब से आए ना 7th 8th सेंचुरी में, उन्होंने इनको ही मारा, और इन यहाँ पे सबसे पहले वो सेटल हुए, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले वो सेटल हुए थे जो अरब से आए थे, और फिर धीरे धीरे वो उन्होंने इंडिया में एंट्री ली, ठीक है। तो ये जो आपका अफगानिस्तान, इसको शाकास्तान वगैरह भी कहा जाता है शाकास की वजह से, और बाद में जो यहाँ से काफ़ी इन्वेजन हमारे इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो कुशाना एम्पायर जो 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी सी तक था, इनकी जो दो कैपिटल थी, एक थी मथुरा कैपिटल थी इनकी, और एक और कैपिटल कैपिटल थी इनकी यहाँ पे थी बेग्राम, ठीक है, ये कैपिटल थी इनकी कुशानास की, ठीक है। तो शाकाज वगैरह जो थे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी, वो 1st 2nd से 4th सेंचुरी BC के आसपास देखने को मिलेंगे। शुंगा एम्पायर जो था वो 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी, मतलब सॉरी 100 साल तक आपको शुंगा एम्पायर जो देखने को मिलेगा, ठीक है। शुंगा एम्पायर में पुष्यमित्र शुंगा जो था वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट राजा था, उसने जो ये था आपका क्या नाम है उसका, जो ग्रीक्स जो थे ना, ग्रीक्स का जो कमांडर था एक मिनेंडर, ठीक है, तो उसको जो है वो रोका था, उसको रोकने का काम पुष्यमित्र ने किया था यहाँ पे। तो नहीं तो ये जो ग्रीक्स वगैरह थे ये अंदर तक आ जाते, तो इनको यहाँ तक रोकने का काम जो है मथुरा वगैरह, तो ये शुंगा एम्पायर ने किया था, ठीक है। अब शुंगा कौन थे, तो शुंगा वो थे जिन्होंने मौर्यन का जो लास्ट रूलर था उसको मार के पूरे गद्दी पे, मतलब पूरे साम्राज्य को कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे उसी वक्त पे, यहाँ पे आपको सातवाहना एम्पायर जो था काफ़ी बड़ा एम्पायर था, इसके ऊपर मूवीज़ वगैरह भी बनी है सातवाहना एम्पायर के ऊपर, ठीक है। और ये जो सातवाहना जो रूलर्स थे, इन्होंने जो इन्वेडर्स थे इनको साउथ में पेनिट्रेट होने से रोका था, ठीक है। यहाँ पे ही आपको ये जो सारे इन्वेडर्स थे वो देखने को मिलेंगे, और इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में ये जो इन्वेडर्स थे ये इंडियन कल्चर में जो एक तरीके से मिक्स हो चुके थे, तो हमारा कल्चर ही इतना रिच था कि इनका जो कल्चर था, क्योंकि ये वैसे भी ट्राइब्स थी, इनका कोई ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, ये सारी की सारी ट्राइब्स थी और ये अपने लोकल ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो करती थी। लेकिन जब वो इंडिया में है तो इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन इतना रिच था कि ये सब इंडिया में जो है एक तरीके से मिक्स हो चुके थे, ठीक है। तो बुद्धिज़्म वगैरह को अपनाया कुछ लोगों ने हिंदुज़्म को अपनाया, तो इस तरीके से जो है वो आपको हिस्ट्री जो है देखने को मिलेगी। तो देखेंगे आगे हम सोसाइटी वगैरह को जो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इंडिया में आपको शुंगाज देखने को मिलेंगे, उनके बाद कानवाज जो ज़्यादा 50 से 60 साल तक उन्होंने रूल किया है, ठीक है। साउदर्न इंडिया में जो आपकी जो बॉर्डर्स थी यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की बॉर्डर्स थी, वो मौर्यन एम्पायर में भी आप मतलब अशोका जो था उसने भी मेंशन किया कि उसके बॉर्डरिंग एरियाज में चेरा चौरा पांड्याज नाम से कुछ राजा वगैरह रहा करते थे, मतलब किंगडम्स वगैरह थे, चीफडम्स थे, किंगडम नहीं थे। बाद में फिर मौर्यन एम्पायर के डिसमेंटेशन के बाद ये थोड़े एक तरीके से प्रॉस्परस हुए और इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। फिर सातवाहना काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, क्योंकि काफ़ी इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो इन्फिल्ट्रेशन था वो रोका था सातवाहना एम्पायर ने, और अमरावती इनकी कैपिटल थी, अमरावती सॉरी प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल थी, और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो इन्होंने डेवलप किया था। 3 स्कूल ऑफ आर्ट है ना, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो सातवाहना का था, और जो आपका ये जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो आपके कुशानास के टाइम पे डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, या पॉलिटी जो है वो ऑलवेज इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को और सोसाइटी को। तो इसीलिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग जो आए नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, तो इस सोसाइटी में इस तरीके से वो घुल मिल गए कि सोशल डिवीजन जो थी ना वो बढ़ना स्टार्ट होगी, और रिजिडिटी भी एट द सेम टाइम बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसको देखेंगे आगे चल के हम जब सोसाइटी वगैरह को डिस्कस करेंगे तब। तो बस हमने एक थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, ठीक है। अभी अर्बन सेंटर्स किस तरीके से ग्रो हो रहे थे।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, हमारे थर्ड टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफ़ी डिटेल में हमने इसको कवर किया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अर्बन एलिमेंट जो थे ना वो इंडिया से एक तरीके से डिक्लाइन हो चुके थे। इंडिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिक्लाइन हो चुके थे, या फिर साउथ एशिया से डिक्लाइन हो चुके थे। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की आपको गैप देखने को मिलेगी, ठीक है, अर्बनाइजेशन में या फिर अर्बन एलिमेंट्स में। लेकिन जब मगधन एम्पायर जो है वो एक तरीके से इमर्ज होना स्टार्ट होता है तो आपको सेकंड अर्बनाइजेशन यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में आपको पता है कि 2 से 3 अर्बनाइजेशन हुआ है। सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन, सेकंड जो ये हुआ था मगधन एम्पायर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और इस टाइम पे ये थोड़ा पीक पे चला गया था। फिर बाद में गुप्ता एम्पायर जो था, गुप्ता टाइम पे अर्बनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो था, अर्बनाइजेशन इकोनॉमी दोनों डिक्लाइन हुए थे गुप्तास के बाद। ये उसकी रीजन है अलग अलग, वो हम देखेंगे तब। वैसे नोट्स में हम कवर कर चुके हैं इसको, लेकिन वीडियोस के थ्रू जब हम गुप्ता एम्पायर को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे क्या रीजंस थे कि डी अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ और इसके क्या क्या रिपरकशन थे, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो अकबर के टाइम पे हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और मॉडर्न मतलब हिस्टोरिक टाइम पीरियड के 3 अर्बनाइजेशन जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ऐसे हुआ था। तो देखेंगे जब मतलब एक टाइम पे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन जो है वो तो हम देख चुके हैं, दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। सेकंड अर्बनाइजेशन जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड अर्बनाइजेशन जो है वो हम मुगल टाइम पीरियड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ये जो टाइम पीरियड था, ठीक है, 500 साल का, आपको यहाँ पे अर्बन सेंटर्स जो है उनकी ग्रोथ होती देखने को मिलेंगी, ठीक है। नोट्स में टॉपिक थोड़ा डिटेल में कवर किया है मैंने। वहाँ पे डेक्कन में किस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ, कि कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे, फिर साउथ इंडिया में कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे, ठीक है, फिर नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे। तो ये ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर जो है आपको स्कैटर्ड और जो वाइड स्प्रेड जो अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हो रही थी, ये जो है ना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स था इस मतलब इस टाइम पीरियड का। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि आपको बिल्डिंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, जैसे कि आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, है ना। तो ये बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है। बिल्डिंग एक्टिविटीज मतलब किसी भी तरीके की आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, है ना। तो इसको कहा गया है बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो टाइम पीरियड था, है ना, ये टाइम पीरियड में ये आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, मतलब एडवांसमेंट दिखने को मिलेगा आपको आर्ट क्राफ्ट वगैरह में। तो इसलिए अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हुई थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो ट्रेड, फ्लरिशिंग ट्रेड, क्योंकि बाहर से जो आपके इंडो ग्रीक्स वगैरह आए, कुशानाज आए, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ हमारे मतलब कुछ ना कुछ तो लाए ना। हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स कहा जाता है ना, तो यही इसका रीज़न है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बर्न्ड जो ब्रिक्स थी ना उसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया। और बर्न ब्रिक का यूज़ आपको पता है सबसे ज़्यादा किसने किया था, इन्होंने किया था, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। उसके बाद तो फिर आपको एक तरीके से विलेज लाइफ देखने को मिलेगी इंडिया में, ठीक है। वैदिक पीपल भी विलेज में रहते थे, उनके घर हमने देखे, उनका मतलब पूरा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर आपको यहाँ पे ब्रिक्स क्लीन्स मतलब कि जो इंडस्ट्रीज होती है ना, बीटे मतलब जिसको आज हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, ईंटों का भट्टा बोलते हैं, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट वगैरह का यूज होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, मतलब कि लैंग्वेजेस वगैरह, है ना। रेड पॉटरी का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ साइंस है अर्बनाइजेशन की। इसके अलावा भी काफ़ी रीजन्स है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में आज के लेक्चर में। तो 200 से 300 मतलब ये जो 500 साल का जो टाइम पीरियड 220 से 300 सही का, इसको अर्बन प्रॉस्पेरिटी का पीरियड कहा जाता है ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और टाउन लाइफ जो थी वो ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको इमर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। और इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, वैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन किस तरीके से डेक्कन में, है ना, फिर उसके बाद आपके नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, मतलब हर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से टाउन लाइफ इमर्ज हुई थी, वो कौन कौन से सेंटर थे, अगर आपको पढ़ना है तो आपको फिर जो हमारे नोट्स है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और किस तरीके से नोट जो है आपको अवेल कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। सो अभी कॉजेज देखते हैं कि जो टाउन लाइफ या फिर जो अर्बन सेटलमेंट जो थी, ये टाउन लाइफ और अर्बन सेटलमेंट क्यों, किस तरीके से, मतलब क्या रीज़न थे इनके, ये टाउन लाइफ और अर्बन सेटलमेंट्स के, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहला रीज़न था कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी आपको कि 200 से 300 ये जो टाइम पीरियड है 500 साल का, 200 BC से लेके 300 AD का, काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। और सेवरल टाउन्स जो है वो आपको इमर्ज होते देखने को मिलेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। अभी ये जो पीरियड था ना, यहाँ पे सातवाहनास थे, कुशानास थे, इंडो पार्थियंस थे, इंडो ग्रीक्स थे, शाकाज रूलर्स थे। तो इनका काफ़ी ट्रेड होता था रोम्स के साथ। और ऐसा कहा गया इस टाइम पे, प्लिनी नाम से एक स्टूडेंट था शायद, अगर मैं एक सही हो तो ऐसा उसने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि रोम वॉज ड्रेन आउट ऑफ हिज गोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में रोम से बहुत गोल्ड इंडिया में आया है,
क्योंकि रोमन से हमारा काफ़ी ट्रेड हुआ था उस टाइम पे, और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड और सिल्वर जो है वो रोम से इंडिया में आया था। उसके एविडेंस भी मिले साउथ इंडिया में। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। सेंट्रल एशिया जो है, इनसे भी हमारा काफ़ी ट्रेड होता था, क्योंकि ये सारी ट्राइब जो थी सेंट्रल एशिया से आई थी। तो ये झेनिथ पे था ट्राइब, झेनिथ पे मतलब एकदम चरम पे था जो ट्रेड था हमारा, ठीक है। फिर सेवरल टाउन्स जो है आपको देखने को मिलेंगे पंजाब रीजन में, वेस्टर्न यूपी वगैरह में, डेक्कन रीजन में, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ऑल दिस प्लेसेस वेयर सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये जो जितने भी ये जो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मतलब जो अर्बन सेंटर्स थे ना, वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट जगह पे थे। जैसे देखो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक से दो हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से हम मैप के ऊपर जाएंगे। हाँ, अभी देखो, अगर यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये मथुरा जो है, ये ट्रेड रूट पे उत्तर पथ जाता है यहाँ से, ऐसे उत्तर पथ, ठीक है ना, ये उत्तर पथ है हमारा। ये तक्षशिला है, ये ट्रेड रूट पे है। बेग्राम, सुरकोडाटा, है ना, बैक्ट्रिया, ये सारी सिटीज़ है उस वक्त की। उज्जैन दक्षिण पथ में आता है ना। फिर प्रतिष्ठान, अमरावती, ये सारे जो बड़े बड़े सेंटर्स थे, ठीक है, ये सारे उस एम्पायर या फिर उस किंगडम के या फिर उस चिफडम्स के, जो भी हो, उनके एकदम हार्ट में थे। और सारे के सारे जो ये सेंटर्स थे, ये अर्बन सेंटर्स थे, और क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, यहाँ पे बड़े बड़े बाजार लगते थे। तो ये एक रीज़न था कि ऐसे, और ये नहीं, ऐसे कई सारे सेंटर्स डेवलप हुए थे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसी वजह से आपको ये जो फेज था वो ऐसा माना जाता है कि ये अर्बनाइजेशन का काफ़ी बेस्ट फेज था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको टाउन लाइफ जो है, और टाउन जो है यहाँ पे इमर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और कुशाना जो राजा, ये राजा महाराजा जो हुआ करते थे, ये थोड़ा इंश्योर भी करते थे कि ये जो ट्रेड वगैरह इसके मतलब ये सिक्योर है। जो चोर लुटेरे वगैरह डाकू वगैरह हुआ करते थे, उनसे ही इनको मतलब कोई खतरा ना हो, क्योंकि इनको इससे फायदा भी हुआ करता था, इनको टैक्स वगैरह मिला करता था, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह इनको मिला करती थी। तो यही मेन कॉस्ट था। और ये फिर हाउसेस वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करते थे, मतलब जहाँ पे धर्मशाला है आप बोल सकते हो, जहाँ पे जाके ट्रेडर्स वगैरह जो है रह सकते थे, रुक सकते थे। कारवाज हुआ करते थे, कारवाज जाते थे बड़े बड़े, ठीक है। फिर सिपाही हुआ करते थे, 2-3 सिपाही उस रूट पे हमेशा एक तरीके से पेट्रोलिंग वगैरह किया करते थे। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से राजा महाराजा जो थे वो इसका ध्यान रखा करते थे, क्योंकि उनको मतलब इससे बेनिफिट मिलता था। एक तो कस्टम ड्यूटी मिलती थी, फिर लोग उनके मतलब प्रजा वगैरह खुश रहती थी, तो प्रजा अगर खुश रहेंगी तो राजा खुश रहेगा, है ना। रिबेल वगैरह नहीं हुआ करते, तो काफ़ी रीजंस थे इसके। फिर मनी जो है ना, इसका यूज़ काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि पंचमार्क कॉइन्स अभी आ चुके थे। पहले जो है बार्टर सिस्टम थी, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको पता है पंचमार्क कॉइन्स आए थे जब महाजन पद का टाइम वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद फिर इंडो ग्रीक्स आए, उन्होंने फिर गोल्ड कॉइन इशू करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो और कुशानाज ने तो काफ़ी हाईएस्ट प्योरिटी वाले गोल्ड कॉइन इशू किए थे, है ना। सिल्वर कॉइन्स भी उसने इशू किए थे। तो इसके वजह से जो है ना, वो न्यू टाइम मतलब एक तरीके से आपको न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स या फिर हाँ, ट्रांजेक्शन ही बोल सकते हो ना, वो देखने को मिलेगा। तो देखो ना, बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या है। बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेज ये है, और मनी के एडवांटेज ये है कि मनी जब आया तो ट्रांजेक्शन काफ़ी ईजी हो गया। बार्टर सिस्टम में एक फ्लॉ था कि वहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आता था। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आपको बार्टर सिस्टम में आपके पास जो है वो सामने वाले के पास, सामने वाले की वो ज़रूरत होनी चाहिए, और सामने वाले के पास जो है वो आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, तभी तो ट्रांजेक्शन होगा ना। लेकिन मनी में ऐसा नहीं है, आप पैसे देके कुछ भी खरीद सकते हो और किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। तो ये मनी का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, ठीक है। इसलिए इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज वगैरह कहा जाता है। इसके स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसकी खुद की एक वैल्यू है ना। तो मनी से आप कुछ भी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आप बोल सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, और आप किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स कर सकते हो। तो काफ़ी जो है फ़ायदे मनी सिस्टम के आए, और इसकी वजह से मनी का एक रोल जो इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा है यहाँ से आगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियड से आगे या फिर मगध एम्पायर से आगे आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आउटसाइड कॉन्टैक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी, कि जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कॉन्टैक्ट आया, तो एक तरीके से नए एलिमेंट्स आए, नए कल्चर सॉरी नए कस्टम्स वगैरह आए, ठीक है, नए लोग आए, नए उन्होंने अपने अपने आर्ट क्राफ्ट वगैरह लाए, है ना। तो ये भी अर्बन सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहा है। सिटीज़ में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी अलग अलग तरह की आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक नया क्लास आया क्राफ्टमैन का डेवलप हुआ, क्योंकि बिल्डिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी चरम पे थी, हमने डिस्कस किया है। और हम ये भी देख चुके हैं, जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया था, तो मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको कि अर्बनाइजेशन होगा तो कब होगा, क्यों होगा, डिक्लाइन क्यों होगा, वो डिटेल में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। जो फॉरेनर्स आते थे उनका मतलब कैपिटल भांडवल वगैरह आता था, ठीक है। और
एक तरीके से ये जो था ना वो एक इम्पेडस का काम करता है मार्केट एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेड सेंटर्स के लिए, लोगों के लिए, कल्चर एक्सचेंज वगैरह के लिए, सारे मतलब हर तरीके से। तो मौर्यन एम्पायर जो था इसकी भी थोड़ी मतलब ये इतना बड़ा एम्पायर था तो भले ही ये डिक्लाइन हो गया लेकिन इसकी लीगेसी दोगे ना, इसका इम्पैक्ट होगा ना। तो इम्पैक्ट और लीगेसी क्या थी मौर्यन एम्पायर की? तो जो पेरीफेरल रीजन्स थे, मतलब कि सपोज ये दिल्ली है हमारा हमारा इंडिया जो है ना, तो मैं आप गलत हो गया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये जो हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली हमारा सेंटर है, हमारा हार्ट है, लेकिन यहाँ के जो पेरीफेरल रीजन है जैसे कि यहाँ पे मुंबई है, आपको यहाँ पे कोलकाता है, चेन्नई है ना, बैंगलोर है, गुवाहाटी है, यहाँ पे चंडीगढ़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको अहमदाबाद देखने को, गांधीनगर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लखनऊ वगैरह देखने। तो ये क्या है, ये पेरीफेरल रीजन है। तो दिल्ली अगर स्टेबल रहेगा तो ये पेरीफेरल रीजन जो है वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉस्परस होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली अगर प्रॉस्परस हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म रहेगा ना। तो यही एक रीजन था कि मौर्यन एम्पायर की लीगेसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो था वो कोई छोटा एम्पायर नहीं था, और कोई 50-100 साल के लिए एम्पायर नहीं था, काफ़ी बड़ा एम्पायर था, 400-500 साल तक वो एम्पायर टिका है। तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर हुआ है, इकोनॉमी के ऊपर हुआ है, एग्रीकल्चर के ऊपर हुआ है ना। उन्हें एग्रीकल्चर एक्सपांशन के लिए काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि आपको पता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करना, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल सुदर्शन लेक है गुजरात में, जो आपको देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनवाया था, अशोका ने उसको रिपेयर करवाया था, फिर रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया, फिर गुप्ता एम्पायर ने उसको रिपेयर करवाया। काफ़ी लॉन्ग मतलब उनकी लीगेसी है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को इन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। इंटरनल ट्रेडिंग नेटवर्क इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप किया था, कॉइनेज सिस्टम इमर्ज हुई थी। तो ये मतलब काफ़ी जो है इनका रोल था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी मॉडर्न्स का, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ अदर मिसलेनियस रीजन भी आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन में काफ़ी रैपिड राइज हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एग्रीकल्चर का और अदर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। एग्रीकल्चर एरिया एक्सपांड हुआ था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का भी डेवलप हुई थी, जैसे सुदर्शन लेक का एग्जाम्पल मैं आपको देख पाऊँ, गिरनार में जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी देखने को मिलेगी आपको, हर फील्ड में आयरन का यूज स्टार्ट हो चुका था। तो आयरन से पता है आपको, काफ़ी आयरन के काफ़ी बेनिफिट्स है। पहले वुडन प्लग होता था, उसके कुछ नुकसान थे, लेकिन आयरन प्लग जब यूज़ होना स्टार्ट हो गया तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अभी क्या क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्योंकि ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम पे कि जब आयरन प्लग यूज़ होना स्टार्ट हुआ तो जो ज़मीन थी उसका जो उसको क्या बोल सकते हैं हम, जोतना, ज़मीन जोतना जो है वो थोड़ा ईजी हो गया है। तो डीप प्लगिंग होने लगी, और डीप प्लगिंग जब होती है तो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह के आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ जो इनमें भी काफ़ी एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन लाइफ एंड अर्बनाइजेशन। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर वगैरह आज ही डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा लेक्चर जो है वो लेंदी हो सकता है, मतलब लेंदी का कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, तो इसकी वजह से आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, ठीक है, उसमें हम सोसाइटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। और सोसाइटी के साथ साथ हम जो कॉइनेज वगैरह देखता हूँ मैं, कॉइनेज हमने डिस्कस किया कि नहीं किया, क्योंकि अभी 4 महीने हो गए तो मुझे याद नहीं है। फिर रिलीजन को, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है, मायना वगैरह किस तरह से डेवलप हुई और वो सब, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन एंड कीप फेथ इन फॉर कीपिंग फेथ इन मी, ठीक है। वीडियोज अभी रेगुलर आएंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।